जी तो जनाब, अब इस सिनेरियो के अंदर से अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग किस तरह से वो सिस्टमैटिक वे में चलेंगे और किस तरह से हम इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन होता है हमेशा वो ये कि आप इसमें से लिमिटेशंस डिफाइन करते हैं कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, या आप लिमिटेशंस को कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं, राइट। तो आपने कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं सबसे पहले क्या क्या है। देखिए, उसने ये कहा है कि पी और क्यू दो प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना रहे हो और ये डिपार्टमेंट ए और बी में से गुजरती हैं, लेकिन ए और बी में कैपेसिटी है 240 आवर्स की और 100 घंटों की। आपने प्रोडक्ट की कंजम्पशन दी है और उसके बाद उसने कहा है कि जी प्रॉफिट 700 यूनिट्स है, 700 रुपये है पी का और 500 है क्यू का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कौन सी चीज़ लिमिटेड सप्लाई में है, कौन सी लिमिट्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर लिमिटेड, तो हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट ए और बी के अंदर उनकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दीज आर द लिमिटेशंस, राइट। तो सबसे पहला सवाल, एक बहुत इजी सवाल इस सिचुएशन में ये है कि बताएं कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। तो आप सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस को लिखेंगे। लिमिटेशंस, सबसे पहली लिमिटेशन है डिपार्टमेंट ए की, राइट, डिपार्टमेंट ए की लिमिटेशन। और जो दूसरी लिमिटेशन है वो है जी डिपार्टमेंट बी की लिमिटेशन। ये आपकी लिमिटेशंस है। अगले कॉलम में आप लिखेंगे इनकी लिमिट्स, कि ये कितनी लिमिट्स हैं। आपके पास जो अवेलेबल कैपेसिटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा 240 घंटे हो सकती है, 241 घंटे नहीं हो सकती, क्योंकि वीक में आप 241 घंटे काम नहीं करवा सकते, 240 घंटे ही करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि आपने लिमिट्स लिखनी है और उनके साथ ये लिखना है कि ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं या लोएस्ट लिमिट है या मिनिमम लिमिट है, जो भी है। तो ये है जी कि हमारे पास मैक्सिमम डिपार्टमेंट ए के अंदर 240 घंटे अवेलेबल हैं और डिपार्टमेंट बी के अंदर 100 घंटे अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इस लिमिटेशन की कंजम्पशन के बारे में हम बात करेंगे कि इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, राइट। एक सिस्टमेटिक वे लेके चल रहे हैं, हम कंजम्पशन की बात करेंगे कि जनाब अगर हम लोग प्रोडक्ट पी बनाएं और क्यू बनाएं तो इसमें कंजम्पशन कैसे होगी। प्रोडक्ट पी जो है उसकी कंजम्पशन ऐसे है कि प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए। तो अगर प्रोडक्ट पी ए डिपार्टमेंट में बनती है तो उसको 4 आवर्स चाहिए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, और बी के लिए बी डिपार्टमेंट बी में उसको 2 घंटे चाहिए। सिमिलरली प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 3 आवर्स इन ए एंड 1 आवर इन डिपार्टमेंट बी। तो ये जनाब हमारे पास कंजम्पशंस भी आ गई। सबसे पहले हमने लिमिटेशंस देखी कि लिमिटेशन थी डिपार्टमेंट ए की और बी की, दोनों क्या की लिमिट्स लिखनी, और फिर वो जो लिमिट्स थी वो कंज्यूम किस तरह से हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं। फर्ज करें कि हम एक्स यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट पी के और वाई यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट क्यू के, तो हमारी जो टोटल कंजम्पशन है वो किस तरह से निकलेगी। डिपार्टमेंट ए के केस में, हम एक्स यूनिट्स बनाएंगे अगर पी के तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स यूनिट्स लगेंगे डिपार्टमेंट ए के, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट ए के। और जब हम लोग वाई यूनिट्स बनाएंगे क्यू के तो 3 मल्टीप्लाई बाई वाई आपको क्यू के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ए के आवर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये है जी टोटल कंजम्पशन डिपार्टमेंट ए की। और इसके बारे में जो लिमिट थी वो ये थी कि ये मैक्सिमम 240 होनी चाहिए, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 240 होने चाहिए। तो दिस इज आवर कॉन्स्ट्रेंट, ये आपने कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन कर ली। सिमिलरली 2x प्लस 1y शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो ये है जनाब आपकी लिमिटेशन या कॉन्स्टेंट्स जो कि इस सिनेरियो से आपने डेवलप की हैं। इसी कॉन्स्टेंट के साथ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग 2 नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी लेके आएंगे। तो जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोग नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स और जो हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारी सिचुएशन के, सिचुएशनल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, ये हमने दोनों लिख लिए हैं। तो इनको मैं सिचुएशनल कॉन्स्टेंट्स कह सकता हूँ, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट के वर्ड से आपने घबराना नहीं है, कॉन्स्टेंट का मतलब है लिमिटेशन। तो ये सिचुएशनल लिमिटेशंस हैं और ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं, नॉन नेगेटिविटी लिमिटेशंस है। तो दिस वाज योर स्टेप नंबर 1 कि आपने लिमिटेशंस या कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करनी है। स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जनाब। स्टेप नंबर 2 में आपने करना ये है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, राइट। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर से क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी कि आपने मैक्सिमाइज करना है किसे, प्रॉफिट को, राइट। तो योर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट, ओके। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे देखनी है वो ये है कि आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा। प्रॉफिट फंक्शन को नॉर्मली z से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको किसी भी बड़े अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज योर प्रॉफिट फंक्शन, या हम इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। देखें जनाब, आपने अगर x यूनिट्स बनाए हैं प्रोडक्ट p के तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के ऑफ p के पीछे 700 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलता है। तो आप 700 ज़रब x यानी कि 700x प्लस 500y का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपने स्टेप नंबर 2 में डिफाइन करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत इजी होता है। अगर आप यहीं पे इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप यहाँ पे लिखते हो प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद यहाँ पे आप p का प्रॉफिट लिखते हैं 700, यहाँ पे आप q का प्रॉफिट लिखते हैं 500। तो आपका जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा यानी कि विच इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 700x प्लस 500y, जैसे हम z के इक्वल कहते हैं या कैपिटल P के इक्वल भी कह सकते हैं। स्टेप नंबर 2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के बाद स्टेप नंबर 3 जो है ये बहुत ही मजे का स्टेप है। हम लोग ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ द लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इनको लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 240, 4x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 240 एंड द सेकंड इनइक्वालिटी इज 2x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम लोग इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन स्किप कर देते हैं। तो बचेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 100, राइट।
ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हर एक इक्वेशन के अंदर से पहले x जीरो रखते हैं, y का आंसर निकालते हैं, और फिर y जीरो रखते हैं और x का आंसर निकालते हैं। सिमिलरली इस दूसरी इक्वेशन में भी x जीरो रखेंगे, y का आंसर निकालेंगे, y जीरो रखेंगे, x का आंसर निकालेंगे। तो करते हैं जनाब, पहली जो इक्वेशन है इसके अंदर से अगर मैंने x जीरो रख दिया तो ये सारा का सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास y आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 80। सिमिलरली अगर मैं y जीरो रखूंगा तो मेरे पास इस सारे फैक्टर का आंसर जीरो आ जाएगा, और x विल बी इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 60 ओवर 240। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, x जीरो रखूंगा तो y का आंसर 100 आएगा, और y जीरो रखूंगा तो x का आंसर आएगा, ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो x का आंसर 100 ओवर 2 यानी कि 50 आएगा। तो हमारे पास इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एक लाइंस में कन्वर्ट करने के बाद इनके दो ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं जो कि इस लाइन पे फॉल करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ हम बनाते हैं, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हम जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर हैं, यानी कि अबव द लाइन है और बिलो द लाइन है। तो जनाब इस तरह से हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 60 है, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि एक तो हर पॉइंट के ये वाले 0 0 हैं और ये वाले 60 और 50 है, तो मैक्सिमम जो मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है डेट इज 60। तो मैं ऐसे करता हूँ कि 10 के फर्क से यहाँ पे स्केलिंग कर लेता हूँ। सिमिलरली वाई एक्सिस पे मैंने जो सबसे बड़ी वैल्यू प्लॉट करनी है डेट इज 100, तो मैं वाई एक्सिस के ऊपर जो प्लॉटिंग करता हूँ वो भी 10 की कर लेता हूँ, 10, राइट। अब मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ। जो मेरे पास पहली लाइन है डेट इज 0 80, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 80, दिस विल बी द पॉइंट 0 एंड 80। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं 60 एंड 0, तो ये जनाब आपका पॉइंट होगा। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाती होगी। ये तो थी जनाब लाइन विच वॉज 4x + 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम लोग इनइक्वालिटी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम इस लाइन से ऊपर वाले एरिया की बात करें या इस लाइन से नीचे वाले एरिया की बात करें, राइट। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका यही होता है कि आप इसको लिखेंगे 4x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 240। आपने y को अकेला करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 3y इज लेस देन इक्वल टू 240 माइनस 4x, राइट। और जब y यहाँ पे अकेला रह जाएगा तो ये हो जाएगा 240 ओवर 3 माइनस 4 ओवर 3x। तो जब y अकेला हो जाएगा, इसके साथ ना कोई साइन है ना कोई नंबर है, तो देखें इसके साथ कौन सा सिंबल आ रहा है साइड पे, तो सिंबल है जी y इज लेस देन और इक्वल टू 240। इसका मतलब ये है कि हम हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इस y से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, राइट, और इस लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से नीचे और इस लाइन पर फॉल कर रहा है। हम उस तमाम पॉइंट्स की बात करें। अच्छा, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो एक्चुअली ये जो लिमिटेशन है, ये जो कांस्टेंट है, ये कौन से डिपार्टमेंट से आई थी? ये आई थी डिपार्टमेंट नंबर ए से, राइट। तो डिपार्टमेंट नंबर ए कहता है कि जनाब आप एक्स के जो मर्जी आंसर्स बना लें, आप जो मर्जी एक्स और वाई प्रोडक्शन कर लें, लेकिन आप इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इस लाइन से बाहर जाओगे तो मैं उतने यूनिट्स नहीं बना सकूंगा, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट है वो 240 आवर्स की है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि मैं ये पॉइंट पे प्रोडक्शन करता हूँ, राइट, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करता हूँ, ये है जी 10 यूनिट्स ऑफ एक्स और 10 यूनिट्स ऑफ वाई। तो अगर मैं 10x और 10y बनाऊंगा तो क्या डिपार्टमेंट ए बना के दे सकता है मुझे 10x और 10y? देखिए ना जनाब, डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लगते हैं एक एक्स को, तो टोटल 40 घंटे लगेंगे, तो 10 यूनिट बन जाएंगे प्रोडक्ट एक्स के, और 30 घंटे लगेंगे तो 10 यूनिट बन जाएंगे वाई के। इसका मतलब ये है कि टोटल 70 घंटों में हम लोग ये काम कर सकते हैं कि 10x और 10y बना लें। तो इसका मतलब ये है कि ये काम यहाँ पे हो सकता है, राइट। सिमिलरली अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम x और y की वैल्यूज जब इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो क्या ये इनइक्वालिटी सही साबित होगी? अभी कर लेते हैं। 4 × 10 + 3 × 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240, तो ये 15 × 70 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x 10 रखूँ और y 10 रखूँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 10, 10 इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये इस डिपार्टमेंट की बेस पे ये काम कर सकते हैं। लेकिन चलें एक और चीज़ देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि 60x है और 10y है, क्या मैं इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता हूँ? राइट, दिस इज ए पॉइंट। फ़र्ज़ करें मैं से कहता हूँ पॉइंट ए, और ये पॉइंट कहता है जनाब कि प्रोडक्शन आपने करनी है और आपने 60 यूनिट एक्स के बनाने हैं, 10 यूनिट वाई के बनाने हैं। तो ये ग्राफिकली भी हमें नजर आ रहा है कि सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है ये एरिया, और अगर ये एरिया सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है तो जब हम यहाँ पे इस ओरिजिनल इक्वेशन में ये एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आंसर ट्रू आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। करके देखते हैं। देखिए 4 × 60 + 3 × 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। 4 × 60 आ रहा है जनाब 240, और 3 × 10 30 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240, यानी कि 270 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। क्या ये ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये है कि ए इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने रिपीट कर ली वो तमाम चीज़ें जो लीनियर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में हम लोग देखते थे। तो डिपार्टमेंट ए कहता है कि भाई इस लाइन से नीचे नीचे रहना है आपने, इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकते आप जब आपने प्रोडक्शन करनी है। सिमिलरली मैं इसी सिनेरियो में ही, इसी ग्राफ के ऊपर भी ही जब दूसरा डिपार्टमेंट बना लूंगा, जब दूसरे डिपार्टमेंट की कॉन्स्टेंट भी डिफाइन कर लूंगा, तो मेरे पास एक कॉमन रीजन आ जाएगा जो कि दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर अलाउ है, राइट। तो करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या मतलब है जी। तो जनाब हमारे पास जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसके लिए पॉइंट्स है 0 और 100, तो यहाँ से x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 100, दिस विल बी योर पॉइंट, एंड देन 50 एंड 0, तो ये आपका पॉइंट बनेगा, राइट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देंगे। ले जनाब, तो ये रहा डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट बी, और हमें बताया कि इसमें जो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है वो भी लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर वाली स्टेटमेंट में था। तो ये भी नीचे वाले एरिया की बात कर रहा होगा। तो अब जरा गौर से देखें, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो एरिया जो कि डिपार्टमेंट नंबर बी अलाउ करता है, राइट,
और रेड कलर की लाइनिंग वाला वो एरिया है जो कि डिपार्टमेंट ए अलाउ करता है, ठीक है। ये नीचे वाला सारा एरिया दोनों तरफ अलाउ। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ए ने ये कहा था कि आपने इस लाइन को जंप नहीं करना, और डिपार्टमेंट बी ने ये कहा है कि आपने इस लाइन को भी जंप नहीं करना। यानी कि अगर मैं इस एक पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो ये डिपार्टमेंट ए के फिजिबल रीजन में भी आती है और डिपार्टमेंट बी के भी फिजिबल रीजन में आती है, राइट। ये डिपार्टमेंट ए से भी नीचे है और बी से भी नीचे है, तो जो एरिया इनके नीचे आ रहा होता है उसे हम फिजिबल रीजन कह सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ए का जो फिजिबल रीजन है वो उसकी लाइन से नीचे है और डिपार्टमेंट बी का भी जो फिजिबल रीजन है वो उसकी लाइन से नीचे है। तो ये इस पॉइंट पे मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये ए की पहुंच से भी बाहर है और बी की पहुंच से भी बाहर है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करूंगा तो देखेंगे येलो लाइन वाले यानी कि डिपार्टमेंट बी की पहुंच में तो है, लेकिन जो ब्लू लाइन है इसकी पहुंच से बाहर है। तो जब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे भी प्रोडक्शन नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट बी की सप्लाई तो होगी लेकिन डिपार्टमेंट ए की सप्लाई से बाहर चली जाएगी ये चीज़। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्लू लाइन विच इज डिपार्टमेंट नंबर ए उसके तो नीचे है, उसके हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन रेड लाइन विच इज डिपार्टमेंट नंबर बी उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उतने एरिया में प्रोडक्शन कर सकता हूँ जो इन दोनों से नीचे है, राइट। सिमिलरली हमारे पास दो और कॉन्स्टेंट्स होती हैं। एक कॉन्स्टेंट होती है जी नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इससे हमारा जो पॉसिबल एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाता है। तो यानी कि अगर हम लोग इन दोनों के फिजिबल रीजन को यहाँ से हाइड करें, मैं रिमूव करूँ 1 मिनट के लिए और फिर उसके बाद इनको दोबारा ड्रॉ करूँ, तो मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से बनेंगे कि जनाब मैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर प्रोडक्शन करने जाऊँ, फर्ज करें कि मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपका x कितना होगा -15 और y कितना होगा 0। तो क्या आप प्रोडक्ट p के -15 यूनिट्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके सोल्यूशन को लिमिट कर देते हैं टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, लिमिट द सोल्यूशन टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, राइट। तो इसका ये मतलब है कि जब नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं तो आपका जो पॉसिबल रीजन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकता और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकता। ये वाली लाइन कहती है कि इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता, रेड वाली लाइन कह सकती है कि रेड लाइन से ऊपर भी नहीं जा सकता। तो फिर एक्चुअली में आप प्रोडक्शन कहाँ पे कर सकते हो? आप प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इस एक बाउंड्री वॉल के अंदर रहते हुए कर सकते हो, राइट। सही है। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस, जहाँ पे आप रहते हुए ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है जनाब। दिस इज द एरिया जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप इससे इस तरफ को जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है वो नेगेटिव हो जाएगा और हमारी जो कांस्टेंट है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट की कांस्टेंट नंबर 1, यानी कि हमारी जो टोटल इस सिचुएशन में जो तीसरी कांस्टेंट है वो कहती है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली y भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ना ही आप फर्स्ट में जा सकते, सेकंड में जा सकते हैं, ना ही आप थर्ड में जा सकते हैं, ना ही आप फोर्थ में जा सकते हैं। रेड लाइन से ऊपर भी नहीं जा सकते, ब्लू लाइन से ऊपर भी नहीं जा सकते। तो ये जो शेडेड एरिया आ गया है आपका, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। दिस फिजिबल रीजन इज द रीजन जिसके अंदर रहते हुए आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जहां जहां पे भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं इस येलो शेडेड एरिया के अंदर आप कर सकते हैं, राइट। और इस फिजिबल रीजन के अंदर रहते हुए आप कोई भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जीरो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमने इन दोनों लिमिटेशंस के हिसाब से अपनी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो निकाल लिए। अब हमने इसमें से वो वाला आउटकम आइडेंटिफाई करना है जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, राइट। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया जिससे हमें मिला फाइंड द फिजिबल रीजन। तो स्टेप नंबर 3 में आपने इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करके फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लिया, दिस वाज योर फिजिबल रीजन, राइट। अब आपने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट करना है फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। इस स्टेप में आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं फिजिबल रीजन के। देखें जनाब, एक पॉइंट ये है, इसे मैं ओ कह सकता हूँ। फिजिबल रीजन का एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ कि दिस इज बी, और मुझे पता है ये क्या है, ये है x पे 0 है, सॉरी y पे 0 है और x पे 50 है, तो ये 50,0 हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ये है हमारे पास जो मुझे नहीं पता क्या है, इसको मैं c कह देता हूँ। और फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर ये है जिसे मैं d कह देता हूँ, और मुझे पता है d क्या है, ये है जी 0,80, राइट। यही तो मैंने ड्रॉ किया था। तो यहाँ से मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका नाम है 0, यानी कि o, फिर a, फिर b और फिर c। o मुझे पता है 0,0 है, जो a है वो मुझे पता है, इसको मैंने a कह दिया। तो a जो है वो है जी 0,0, b मुझे पता है क्या निकला था 50,0, c क्या है, c मुझे नहीं पता, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, और d क्या है, d है 0,80। अच्छा जी, c को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें जरा, अगर हम गौर से देखें तो जो पॉइंट c है वो लाइन 1 और लाइन 2 इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या ख्याल है? लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट c।
तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई भी दो लाइंस होती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली उनका सोल्यूशन सेट होता है। तो अगर हमारे पास ये दोनों लाइंस हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि जनाब हम कैलकुलेटर पे जाएंगे और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन के अंदर 5 नंबर, फिर उसके अंदर नंबर 1, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 2 1 एंड 100। तो ये एक और दफ़ा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो x30 है और y40 है, यानी कि c इज़ द पॉइंट विच इज़ x30 एंड y40। तो इस तरह से हम इजीली दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व कर लें। अच्छा, तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 है जिससे हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 होता है जी। स्टेप नंबर 5 इज़ कि आपने पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखें जनाब, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 700x प्लस 500y और आपके पास पॉइंट a है जनाब 0,0। तो यहाँ से ज़रा z कैलकुलेट करके दें। 700 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 0, तो ये तो बन जाएंगे 0,0, 0 प्लस 0, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 0। तो यानी कि अगर आप 0 यूनिट्स x के बनाएं, 0 यूनिट्स y के बनाएं, तो आपके हाथ में सिर्फ एक अंडा आने वाला है। b इज द पॉइंट। b पॉइंट क्या है जी? 50,0। 50,0 700 इंटू 50 प्लस 500 इंटू 0, तो आपके पास 35,000 प्लस 0, यानी कि टोटल 35,000 रुपये का प्रॉफिट बनेगा अगर आप 50 यूनिट x के और 0 यूनिट्स y के बना लें। पॉइंट सी ये कहता है, पॉइंट सी क्या था जी? पॉइंट सी था 30-40। 30-40 इज योर पॉइंट। तो ये बनेगा जी 700 इंटू 30 प्लस 500 इंटू 40, तो जनाब ये बनता है जी 21,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 41,000। सिमिलरली पॉइंट डी जो है वो है 0,80, राइट? 0,80, तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट बनेगा 7,000 इंटू 0 प्लस 5, 700 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 80, तो आपके पास बनेगा जी 0 प्लस 40,000। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट यहाँ से बनेगा वो बनेगा 40,000। तो कार्नर पॉइंट थ्योरम यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग ये कहती है कि भाई साहब जब आप कार्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम भी कार्नर पॉइंट्स पे ही होता है, और जो अगर आप अपना जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो वो मिनिमम भी कार्नर पॉइंट्स पे ही होती है। तो सबसे पहले आप फिजिबल रीजन निकालें, फिजिबल रीजन से आप कार्नर पॉइंट्स निकाल लें, कार्नर पॉइंट से देख लेंगे कौन से कार्नर पॉइंट्स पे आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो जनाब अली, अगर मैं 30 यूनिट्स ऑफ एक्स और 40 यूनिट्स ऑफ वाई बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट 41,000 होगा, राइट? और 30 एंड 40 आल्सो फॉल्स इन फिजिबल रीजन, यानी कि 30 यूनिट्स ऑफ एक्स और 40 यूनिट्स ऑफ वाई मैं बना भी सकता हूं, और सिर्फ ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन की मदद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता हूं। इसलिए मेरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो मैं इस सिनेरियो में कमा सकता हूं वो होगा जी 41,000। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मैं कभी भी नहीं कमा सकता। इससे ज़्यादा प्रॉफिट इन गिवन लिमिटेशंस के साथ। लिमिटेशंस क्या थी? कौन-कौन सी लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस ये थी कि डिपार्टमेंट ए के अंदर मैक्सिमम आप 240 आवर्स काम कर सकते हैं और डिपार्टमेंट बी में मैक्सिमम 100 आवर काम कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट मैं इन लिमिटेशंस के साथ नहीं कमा सकता। तो जनाब अगर हम देखें तो हम लोगों ने जब पिछले वीडियो में देखा था कि अगर मैं सारे के सारे पी बना लूंगा तो 35,000 कमा लूंगा, अगर सारे के सारे क्यू बना लूंगा तो 40,000 कमा लूंगा। लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से मुझे ये पता चला कि अगर मैं 30 पी और 40 क्यू बनाऊं तो ना सिर्फ मैं इनको बना सकता हूं बल्कि इस तरीके से मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम लोग एक सिनेरियो के अंदर से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और ये पता चल जाएगा किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको स्टेप रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम लोग लिमिटेशंस डिफाइन करते हैं, उन लिमिटेशंस की बेस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं और लिमिटेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करने से हमें एक फिजिबल रीजन पता चलता है। उस फिजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन सब कॉर्नर्स को हम लोग अपने पास लिख लेते हैं और फिर उन सब